हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था देखेंगे जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या अभिप्राय है। सरकारी और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व। तीसरा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। चौथा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कुल श्रमिक का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो यह 74%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो NSSO। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है तो इनमें से सब है ग्रामीण अल्प बेरोजगार और संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो इनमें से सब है मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो यह हो जाता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो उपर्युक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। तो शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कौन सी कैलोरी अंतर्गत है। तो 2100 कैलोरी। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो DDT लकड़वाला। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबी में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है तो गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो यह था उपयुक्त सभी IRDP और NREP और ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम सब। 27 नंबर है कि कथन ए है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है
और कथन आर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश दर, ये नहीं है, बाकी सब है। स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2002 को। UNDP की मानव विकास सूचकांक में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन है? तो उच्चतम 4 स्थान वाले राज्य तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात बंद। प्रश्न बेरोजगारी एक विशेष है तो कृषि की। प्रश्न बेरोजगारी। 38 नंबर है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो उपयुक्त सभी पर, प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर और पूंजी निर्माण पर। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में होना चाहिए। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटना का उपाय नहीं है? तो भूमि सुधार। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो यह श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्पकालीन देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शनी निकाली गई है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। 46 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो संपृक्त या बंद अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत की राष्ट्रीय आय। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र में। दूसरा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह सेवा क्षेत्र है। योजना काल में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11 और 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान
परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो 17.5 और 17.5, 31.8 और 50.7। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन NSS की स्थापना 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1951। राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 11 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है तो बिहार। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिविन्यास किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपर्युक्त दोनों, उत्पादित गणना विधि और आय विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो नौरोजी एवं सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को। 20 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इनमें से सभी। परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उपयुक्त दोनों, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? तो 2004 से 5। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधि की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। 26 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वप्रथम योगदान किसका होता है? तो तृतीय क्षेत्र की। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उत्पाद मापा है? तो सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय परिकल्पना के निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार के बचत का योग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना। ठीक है, बाकी सब शामिल है। मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया, नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI विभागों के मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे तो सर विलियम जोन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। भारत ठीक है, 1 मिनट।
अब तीसरा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो क्रोमर ने। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का स्थिरीकरण। बाकी सब कार्य है मुद्रा का हस्ताक्षरण, मुद्रा का मापन और मुद्रा का संचयन है। 4 नंबर है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है तो गर्म मुद्रा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। 8 नंबर है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? तो विधिग्रह मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। 10 नंबर है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकासशील देश की। भारत की विधिग्रह मुद्रा है तो रुपया। सही कथन है 12 के हो जाता है 1 2 4 1 2 4। वह मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहलाती है। और वह दूसरा है कि वह मुद्रा जिसके आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। और चौथा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालन कहलाता है तो विमुद्रीकरण। बाजार के नियम प्रस्तुत किया था तो जेबी से। मुद्रा संकुचन का कारण होता है तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है कहलाती है तो मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है तो स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। ठीक है। 20 नंबर है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति को उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो ऋणी। मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी दर की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जाता है? इनमें से सभी के द्वारा। बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी। 27 नंबर है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब
वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 0 हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? तो M1। किस संगठन को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो M3। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसका सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डाकघरों की मांग जमा, बाकी सब जनता के पास नगद मुद्रा, बैंकों के मांग जमा और बैंकों की समय अवधि जमा। 34 नंबर है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। 35 नंबर है कि किस घटना में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया गया? तो इनमें से सभी: रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें से सभी: आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। 37 नंबर है कि भारत मुद्रा रुपए की अधिकता विनिमय दर सम्मिलित है तो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1806 में। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे सामान्य परिभाषा है वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में मुद्रा के मूल्य को घटाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त में से दोनों। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्यन का उद्देश्य है तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है? तो अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था। तो प्रथम चरण में 20 भारतीय रुपये का अमेरिका डॉलर से अवमूल्यन हुआ था तो 20%। भारतीय मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया है तो 1993 से 94 केंद्रीय बजट में। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया है? तो 1914 से 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता लागू है तो भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। गिल्ट एजेंट बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों से। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किससे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई। बैंक की लाइसेंस शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस खाली स्थान के द्वारा दिए जाते हैं तो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। बाकी सब है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना। 60 नंबर है
कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से जमा स्वीकार करना। ठीक है, बाकी सब है नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक। व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है तो रिजर्व बैंक। भारत के केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है तो रिजर्व बैंक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये नहीं है। बाकी सब है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और इसे कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाएगा 1, 2, 4। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह नाबार्ड के कार्यों को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि है तो जुलाई से जून। ठीक है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1921। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्गों के नोटों की छपाई किस प्रेस में की जाती है? तो करेंसी नोट प्रेस, देवास। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित है? तो 15, 2016 में पूछा हुआ है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो आरबीआई नहीं है, बाकी सब है। सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक तो एसबीआई बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। विथ यू ऑल दी अवे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो भारतीय स्टेट बैंक की। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का है? तो बैंक ऑफ इंडिया। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो केनरा बैंक। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 92 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो यह है दीर्घकालीन ऋण कृषि को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम
तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोचीन। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक है, तब नाबार्ड एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर के आधार पर की गई है? तो शिवरमन समिति के आधार पर किया गया था 1982 में, ठीक है, 1982। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। 98 नंबर है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है तो लखनऊ में। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? तो 56। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम एवं गोवा में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो अप्रैल 1987 से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण के बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1985 में। नरसिम्हन समिति ने बैंकों के ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुष्टि की थी? तो यह हुआ था 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किसने की थी? तो खुसरो समिति ने। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड संबंधित है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 109 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एफसीआई कॉमर्शियल संस्थान को वित्तीय मदद देता है, ये गलत है, बाकी सब है। इग्जिम बैंक है, आयात निर्यात हेतु वित्त। आरबीआई है बैंकों का बैंक। आईडीबीआई बैंक है औद्योगिक वित्त। निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की थी? तो यह 49%। IBA से तात्पर्य है तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 500 करोड़। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। बीसीसीआई क्या है? तो यह हो जाता है बीसीसीआई यह हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है तो यूटीआई। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ की थी? तो म्यूचुअल फंड प्रारंभ की थी तो ये हो जाएगा यूटीआई ने। ठीक है। भारत में जीवन बीमा LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956। साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो यह हो जाएगा 5। 120 का देखते हैं, ठीक है। 120 नंबर प्रश्न है कि साधारण बीमा निगम GCI के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो 120 के हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है, गलती है आंसर। 120 के हो जाएगा B 4।
121 के है कि जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है। तो यह हो जाता है 121 के हो जाता है डी, जीवन सुरक्षा। ठीक है, बाकी जीवन छाया, जीवन सुकन्या और जीवन किशोर है। 122 नंबर है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IDRA का मुख्यालय कहाँ है। तो हैदराबाद। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो बीमा क्षेत्र के लिए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड को किस वर्ष का एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1992। 127 नंबर है कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूति के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो स्टॉक मार्केट से। भारत में शेयर बाजारों का कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन सा करता है। तो सेबी। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बैंकों की संख्या कितनी है। तो 23। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी। तो 1875 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संतुष्टि 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी। तो फिरवानी समिति के द्वारा। 134 नंबर प्रश्न है कि सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्कर्ष पर किसी स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई। तो KSE सौराष्ट्र। 135 नंबर है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है इनमें से सभी। डोनेक्स, सेनेक्स और एस ये है निफ्टी 50 है। ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। तो यह हो जाता है 30। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। तो NSE। CEI क्या है। तो भारत का एक शेयर बाजार है। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। तो यह हो जाता है 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। तो 100। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो मुंबई में। डो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। 143 है कि निक्की है टोक्यो एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। तो निक्की। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। 1 और 3 है। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है और FTS है FTS 100 लंदन का। ठीक है। 146 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 100,000 करोड़ रुपए की बाजार पूंजी तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना।
तो यह हो जाता है SBI बैंक। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1949। मुद्रा के मूल के फलस्वरूप होता है तो उपयुक्त सभी निर्यात व्यापार का प्रसार और आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थानांतरित का प्रसार। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। सरकारी बॉन्ड का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है बाजार की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिका डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। 153 नंबर है कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होता है मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तनीय से संभावित होता है तो यह व्यापार की बाजार दर। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। वित्तीय सुधार पर नरसिम्हा समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपार्जन ऋण लेती है तो RBI से। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का मूल धारक माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। निम्नलिखित में से भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक नहीं है, बाकी सब है कॉमर्शियल बैंक, देना बैंक और विजया बैंक है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनांशिकी के रूप में स्थापित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तब विदेशी संस्थान निवेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं और किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान हो। 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में भारत के समाचार के संदर्भ में MCX और S1 क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाला घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। 167 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म सुमेलित सही नहीं है। तो केवल 2 सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। जापान के निक्की हो जाएगा, यूके के हो जाएगा FTSI और USA का हो जाएगा नैस्डैक। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषि के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 169वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। बार्कलेज बैंक यूके में। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो यह 1949 में। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 से 92 में। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो रिजर्व बैंक। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार
1993 से 94 से हटाकर कर दिया जाए 2004 से 5। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इस साख सुझाव पर प्रभाव होगा तो वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी तो 1956। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है तो IRDA। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा नेक्स्ट है कि मुद्रा प्रसारण के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। यह हो जाएगा मुद्रा प्रसारण की दर के नीचे जाने के तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत की सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, मुद्रा प्रसारण के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। 180 नंबर प्रश्न है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी तो यह 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी तो 1982 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो SPCNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, ये गलत है, बाकी जो सब सही है। दिए गए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेट जो NASDAQ के नाम पर जाना जाता है, एक अमेरिकी शेयर बाजार है, निकी टोक्यो का है और हांगकांग शेयर बाजार की बृहद कंपनियों के देन परिवर्तनों को हैंग सेंग इंडेक्स दर्ज कराता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही हैं। यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेत के रूप में लिया जाता है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक पारदर्शिता कार्यालय को सौंपा गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है तो यह हो जाता है, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अनुलोम हो जाएगा। अष्टप्लेगेशन की स्थिति है, 1 मिनट, इसको देख लेते हैं। 185 के हो जाएगा प्रतिलोम। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोम। ठीक है, अष्टप्लेगेशन स्थिति है गतिरोध और मंदी की। 187 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है तो सेबी। ठीक है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है तो वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक नए प्राइवेट बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है तो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, और आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता है, ये सत्य है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। 193 है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। 194 है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है तो आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्था विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा
प्रणाली शुरू की गई थी? तो वर्ष 1957। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों का कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में पाँच ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। तो 1975 में फेडरल रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए में। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है कि हमारे देश में बैंकों के द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू समयावधि जमा की स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? समय अवधि जमा धनराशि। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्तीय कंपनी नहीं है? तो लुधियाना नहीं है, ठीक है। लुफ्थाना साइन नहीं है, बाकी सब है। बीएनपी परिवास, एबीएन एमरो और बार्कलेज और एचएसबीसी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने का है? तो एचडीएफसी। ठीक है। अब 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 208 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बतौर वाणिज्य बैंक वर्गीकृत किया गया है? तो शहरी सहकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो माल का आयात और सिम्प्लीफिकेशन करना, ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। भारत में कृषि एवं समृद्धि गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्य बैंक का। मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टिफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसा मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहते हैं? तो नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये नहीं है, बाकी सब है। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर का बैंक के रूप में कार्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर। नेक्स्ट है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारण की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। नेक्स्ट है कि भारत के वाणिज्य बैंकों के कार्यों में शामिल है। तो यह हो जाता है वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है 220 का। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत है। तब बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, ये गलत है।
बाकी सब जो सही है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायत सुन सकते हैं और बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2, ये बचत खाते की तरह मांग निवेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है। तो यह सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR। आर्थिक विकास समांतर युग्मित है तो स्फीति के साथ है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के पास। किसी वित्तीय वर्ष पीपीएफ खाते में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो यह 1.5 लाख रुपया। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से खाली स्थान के लिए वैध रहता है तो 3 महीने। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एसबीआई। क्रेडिट कार्ड खाली स्थान के नाम से जाने जाते हैं तो प्लास्टिक मनी। हमारे देश के बैंक घरेलू समयावधि जमाओं के लिए खाली स्थान से प्राप्त समयावधि जमा पर ब्याज की अधिक दर होती है। तो यह हो जाता है वरिष्ठ नागरिकों को। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठकरण द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरिक नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा राशि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो ये हो जाता है चेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अस्तित्व का बंधक किया जा सकता है? तो भूमि तथा भवन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो इसको देख लेते हैं आंसर। 1 मिनट। 235 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो यह हो जाता है NING वैश्या बैंक। तो यह विदेशी बैंक नहीं है, बाकी सब है। सिटी बैंक, स्टेट चार्ट बैंक, BNP परिवास, ये सब है। HSBC, ये सब विदेशी बैंक है। 236 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? तो यह हो जाता है 236 के हो जाता है E, स्टेट चार्टर्ड बैंक। 237 नंबर है कि टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण क्या है? तो यह हो जाता है C। ठीक है। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। 238 नंबर है कि बैंक की शाखा के एक ग्राहक से 100 रुपया का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 238 के हो जाता है B, नोट परिवर्तित करना और वापस नहीं लौटाना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 239 के औषध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हो जाता है किसी भी कंपनी को दे राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। 240 नंबर है कि हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों के फसल ऋण देने के लिए सुविधाएं शुरू की है। तो किसान क्रेडिट कार्ड। 241 नंबर है कि खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक
एक ऋणी नहीं माना जाता है तो मूलभूत सुविधा ऋण नहीं माना जाता है, बाकी सब माना जाता है। आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारण न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो यह निर्धारण न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपया और अधिकतम सीमा कोई नहीं। ठीक है। 243 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? तो यह बैंकों द्वारा आरबीआई के रुपए का उधार देने के दर। 244 नंबर है कि संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह है एसएलआर। आरबीआई ने मानदंडों के अनुसार ग्राहकों की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चुनाव पहचान पत्र। नेक्स्ट है कि चेक या मांग ड्रॉप जैसी बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या खाली स्थान कहलाती है, तो MICR कोड। नेक्स्ट है कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है, तो यह है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। नेक्स्ट है कि लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्तित्व से अपनी मूल प्राप्त करता है उसे कहते हैं बॉन्ड। नेक्स्ट है कि ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का खाली स्थान होता है, तो देनदार। 250 नंबर है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। नेक्स्ट है कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के द्वारा भुगतान पसंदीदा तरीका क्यों है? तो यह ग्राहकों की कमी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? तो CRR और SLR तथा रेपो दर जैसी नीतियों दर तय करना नहीं है। ठीक है। बैंक पार चेक आराहित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होते हैं, तो यह चेक भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 254 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है, तो यह हो जाता है वित्त मंत्रालय। ठीक है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। नेक्स्ट है 256 नंबर कि विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। नेक्स्ट है कि कृषि और समृद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण पृष्ठि रखता है, उपलब्ध कराता है? तो सीबल। ठीक है, CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त FDI में अक्षर F का क्या है? तो यह होता है फ्रोजिन। ठीक है, फ्रोजिन। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों के द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिए जाते हैं? तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठियाँ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया था? तो यह संगम। पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंकों द्वारा दी जाने वाले कंपोजिट वित्तीय सेवाएं जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हो। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? तो रुपए का मूल्य कम हुआ है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पूर्व निर्माण कंपनी नहीं है? तो IRDA। पद बंधक से क्या समझते हैं? पद बंधक से आप क्या समझते हैं? 265 के हो जाता है, 265 के हो जाता है सी। उधारकर्ता के द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अंचल समिति का प्रतिभूत बनाना। 266 नंबर है कि दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की जा सकती है और उसके विपरीत उसे खाली स्थान कहते हैं, तो विनिमय दर। 267 नंबर है कि अपनी विदेशी यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको खाली स्थान का संपर्क करना चाहिए, तो ऐसी गतिविधियां के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग लोकपाल है ग्राहकों की शिकायत को प्रदान करना। आर्थिक नीति के शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति खाली स्थान द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोतों से प्राप्त हुए प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तित की प्रक्रिया। 271 नंबर है कि बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों के द्वारा बचत बैंक खाते खोले जाते हैं। नेक्स्ट है कि गतावधि चेक क्या होता है? तो चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक की उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो सिटी बैंक कोडर से। नेक्स्ट है कि भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो मोबाइल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? तो RBI के पास नकदी आरक्षित 279 नंबर है कि सेंट्रल बैंक के परिमाणगत उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नैतिक दबाव। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित में से प्रतिभूतियाँ होती है, तो 30। ठीक है। बीमा क्षेत्र के विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है, तो यह हो जाता है 26। भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंबई। डाइन साइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो चेक। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त एक सही है। भारत में शेयर बाजारों का तथा म्यूचुअल फंड में लेन देनों पर कर पहला हो जाएगा संघ द्वारा लगाए जाते हैं, संघ के द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जिन फ्यूचर्स व्यापार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशीलता सूचकांक का नाम नहीं है? तो सेबी। 289 नंबर है कि बड़ी संख्या में ATM होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं। इस मामले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? 1, 2, 3। यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकारते हैं, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है और मानवीय संपर्क का अभाव होता है। ठीक है। 290 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें
विदेशी मुद्रा के खाली स्थान कहा जाता है? तो अधिकृत डीलर। निम्नलिखित में से आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण खाली स्थान कहलाते हैं? तो सूक्ष्म ऋण। 293 नंबर है कि आरक्षित निधि अनुपात CRR और संवादिता संचालित अनुपात SLR इन पदों पर अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से है? तो बैंकिंग उद्योग से। दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो मुंबई में। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो यह होता 1969 में। 297 नंबर है कि बैंक की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेष छात्रों की सहायता के लिए तैयार की जाता है? तो शिक्षा ऋण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? तो खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो IFC। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समिति बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति है। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंक से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम खनिज निजी कब घोषित की गई थी? तो 1991 में। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 2008 में। तीन खनिज से उपयुक्त भारत का एकमात्र राज्य है? तो छत्तीसगढ़। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोलार, कर्नाटक में। 105 नंबर प्रश्न है कि हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन केंद्र है? तो डेंगाना। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन भारत में विश्व में प्रथम स्थान है? तो अब्रक का। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार है? तो अब्रक। भारत का सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो जापान। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। 12 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर है कि भारत किसका आयात नहीं करता है? तो लौह अयस्क का। विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत का योगदान है? तो 60%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो भारत। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान कितना है? तो 26%। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो सिरपुर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सूरत। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुता से मिलता है? तो मोनाजाइट। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिज पर किसका अधिकार है? तो राज्य सरकार का। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो पन्ना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एवेस्टर का सर्वाधिक उत्पादन है? तो यह हो जाता है राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 5 टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। दूसरा है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो छत्तीसगढ़। बगलीहार जल विद्युत परियोजना के
कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो यह पाकिस्तान। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत के संयुक्त परियोजना है? तो यह हो जाता है भूटान। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश चीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। नेक्स्ट है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1948। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान पर वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब किया गया है? तो 1957। कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान। कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो जर्मनी। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होनी चाहिए? तो यह उत्तर प्रदेश। कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो असम। वाणिज्य स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो जैसलमेर। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात के द्वारा पूरा करता है? तो 2/3। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी के द्वारा जारी किए गए हैं? तो BPCL। नेक्स्ट है 23 नंबर कि कल्लोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? तो बम्बई अपतट क्षेत्र। मंगला क्या है? तो राजस्थान में एक तेल का कुआं है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था? तो डिगबोई में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में। 28 नंबर है कि विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन है? तो चीन। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो 70%। कृषि क्रांति का संबंध किससे है? तो यह खनिज तेल उत्पादन से है। भारत के संभावित तेल क्षेत्र है? तो इनमें से सभी तमिलनाडु, असम, गुजरात। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद के संग्रहण से। नेक्स्ट है कि 34 नंबर के निम्नलिखित में से किसका ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो कोयला। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन। 36 नंबर प्रश्न है कि कोयला उत्पादन देश में भारत का स्थान कैमा है? तो तीसरा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है? तो सिंगरौली में। देश का व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयला का योगदान है? तो 67%। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति भाग लगभग कितना है? तो 4%। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तमिलनाडु। ठीक है। 44 नंबर है कि कुडनुकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो पेट्रोलियम का। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी
स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 47 नंबर है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब कब से प्रभावित हुई है। तो 2001 से। भारत में वाणिज्य बैंकों की खाली स्थान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो 67%। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो तापीय। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्र से कौन सा गैस आधारित नहीं है। तो टाडा नहीं है, बाकी सब है। औरैया, आंवला और दादरी है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो महाराष्ट्र में। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है। तो कलपक्कम। नेक्स्ट है कि भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किए हैं। तो परमाणु पावर। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुंडकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तो रूस के साथ। 56 नंबर है कि निम्नलिखित के तमिलनाडु के कुंडकुलम में रूस परमाणु भट्टियों में कितनी इकाई लगाने हेतु राजी हुआ है। तो 2%। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो खरगोसला। नेक्स्ट है कि बॉम्बे हाई संदर्भित है। तो यह अपतट तेल क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जय मात्रा ऊर्जा से। 60 नंबर है कि निम्नलिखित पाकिस्तान ने खाली स्थान में विकसित किए जा रहे हैं कि किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण में आपत्ति उठाई है। तो जम्मू कश्मीर। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो भारी जल संयंत्र के लिए। भारत में परमाणु उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु कच्चा पदार्थ है। तो कोयला। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो गंगा डेल्टा। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विद्युत से। ठीक है। अब 6 नंबर टॉपिक है उद्योग। ठीक है, उद्योग से अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहली उद्योग क्रांति किस देश में हुई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन में। भारत की प्रथम उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 6 अप्रैल 1948। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो जुलाई 1991। 4 नंबर है कि लघु उद्योग पर निम्नलिखित अधिकार नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया जाता है। तो 1977 की औद्योगिक नीति से। 5वां नंबर है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है। तो यह 3 है। 6 नंबर है कि उदारीकरण तथा अनियंत्रण की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। तो 5। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। तो इनमें से सभी मोटर उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार के चमड़े उद्योग। 8 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। तो 16। ठीक है। 9 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। 10 नंबर है कि निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा है। तो यह भारतीय उर्वरक निगम सब 1, 2, 3, 4 है। भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और जूट निगम। नेक्स्ट है 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तो टिस्को नहीं है, बाकी सब है। एनटीपीसी, सेल और भेल है। नेक्स्ट है 12 नंबर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था। तो 1991 से 92 में।
13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मूल उद्योग श्रेणी में नहीं आता है, तो लघु वाहन उद्योग। 14 नंबर है कि किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, तो सिगरेट, ठीक है, सिगरेट निर्माण उद्योग। 15 नंबर है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है, तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। 16 नंबर है कि भारत के कुल औद्योगिक निर्यात में कुल औद्योगिक का योगदान लगभग होता है, तो 1/3। 17 नंबर है कि एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग को नियंत्रण प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संस्था सीडो की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में। लघु उद्योग विकास बैंक सीडो के द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है, तो 3 बार। निम्नलिखित में से लघु उद्योग की समस्या है, तो इनमें से सभी पूंजी का अभाव और विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव। 20 नंबर है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत को रोजगार प्रदान करते हैं। 21 नंबर है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो IDBI। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है, तो इनमें से सभी UTI, LIC, GIC। 23 नंबर है कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई है, तो IFCI, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो 1992 में। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई है, तो 1948 में। 26 नंबर है कि भारत में एक रुरंग औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुक्त लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है, तो सिडबी। 28 नंबर है कि लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के ऊपर एवं उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारण की गई है, तो 1 करोड़ रुपया। भारत में विनिवेश उद्योग की स्थापना की गई है, तो अगस्त 1996 में। 30 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्रों की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की गई है, तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। 31 नंबर है कि राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो उद्योगों की आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों को पुनः स्थापना हेतु। 32 नंबर है कि भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है, तो 1993 से 94। नेक्स्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है, तो 45%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ताओं की कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है, तो 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है, तो विनिर्माण का। योजनाओं में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। 37 नंबर है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल नहीं है, तो 1 और 3 ओडिशा और मध्य प्रदेश, ठीक है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना हुआ था, तो 1 के 4 हो जाएगा। यह हुआ था 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1964 में, और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुआ था 1971 में, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हुआ था 1990 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, तो 1976 में।
अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। 41 नंबर है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय दिया। तो व्हाइट गुड सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु। 42 नंबर है कि लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है जिसमें शेयर होल्डरों को दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित होना। 43 नंबर है कि सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है तो कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर। 45 नंबर है कि निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना हुई थी तो जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से हुआ था? तो बोकारो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 1974 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों के संयंत्रों के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो सेल। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पाद केंद्र में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती। ठीक है, भद्रावती दूर है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो यह कपड़ा उद्योग में। 54 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग। 56 नंबर है कि पंजाब में कौन सा स्थान हौजारी उद्योग से संबंधित है? तो यह हो जाता है लुधियाना। नेक्स्ट मिलान करना है। ठीक है, पहला है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो यह अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। 58 नंबर है कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थिरीकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। 60 नंबर है कि किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो चीनी उद्योग में। 61 नंबर है कि भारत में गन्ने की पिराई से कुछ गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो 10%। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। 63 नंबर है कि मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयात पर निर्भर बहुत कम है। 64 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में। 67 नंबर है कि भारत के उर्वरक उद्योग के चारे में कौन सा कथन सही है? तो रासायनिक उर्वरक के संबंध में भारत का आत्मनिर्भर। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो कोयली। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तो डायमंड हार्बर नहीं है, बाकी सब मंगलोर, कोचीन, चेन्नई में है। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जामनगर। 71 नंबर है कि भारत में तेल शोधन कारखाने बहुतावृत्ति बंदरगाहों के समीप स्थापित क्यों है? क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता। 72 नंबर है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ी के लिए।
74 नंबर है कि भारत के अधिकांश कागज मिलों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी कच्चे माल के पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति और कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता और रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। 75 नंबर है कि भारत में उर्वरक उद्योग के प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए एवं सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो यह हो जाता है रानीपेट। 76 नंबर है कि सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन है? तो इनमें से सभी कोयला तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति और सल्फेट संयंत्रों के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति और सीमावर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो नून माटी। ठीक है, नून माटी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तब बालीगंज। ISSR वाइल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जामनगर। अशोक डिलेड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस उद्योग के घराने के द्वारा किया जा रहा है? तो हिंदुजा। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो महाराष्ट्र। पेट्रो रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो जामनगर। 83 नंबर है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। 84 नंबर है कि बोगाई गांव रिफाइनरी अब किस तेल शोध संस्थान की अनुषांगिक इकाई बन गई है? तो IOC। वाइल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। 86 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तब है भदोही में। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तब बंगलोर। 89 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण एवं घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार बेच दे 5% शेयर। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन में। 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो पूंजी। सुनिश्चित लागत का अर्थ है तो उत्पाद साधनों के लिए की गई अदायगी। 93 नंबर है कि किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो जोखिम उठाना। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है तो मानव पूंजी। जो वस्तु दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं तो महंगी वस्तु। 96 नंबर है कि किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। ठीक है। 97 नंबर है कि चीज़ों की मांग में कमी, आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो चीज़ों की कीमत में कम हो जाती है। 98 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से स्थापित मिलान करें। ठीक है। एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति। ठीक है। बाल्को। ठीक है, बाल्को हो जाता है कोरबा में। हिड डाल्को हो जाता है रेणुकूट। और इंडलोको हो जाता है हीराकुंड। और नालको हो जाता है कोरापुट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाता है केवल 2। इसको को सेल के साथ विलय पूरा हो गया है, उपयोग कथनों हो गया है। ठीक है। 2।
100 नंबर है कि 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्रों में शुरू हुआ था। तब पश्चिम बंगाल के पोर्ट क्लस्टर में। 101 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों अशोक डेलैंडा हिंदुजा समूह से हैं और हिंडलाको बीसी बिड़ला समूह से हैं। 102 के हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, तो यह राउरकेला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। यह हो जाता है एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। और दूसरा है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। ठीक है। 104 नंबर है कि मिलान करना है। भेल कोची है, भेल हो जाता है वैद्युत। हाल कोची हो जाता है, हाल हो जाता है वैमानिक। ठीक है, विमान। सेल हो जाता है लौह इस्पात। और HOCl ये हो जाता है रसायन। 105 नंबर है कि 1991 में औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था, तो कृषि सेक्टर की अपेक्षा। 106 नंबर है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह है 1948। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है, तो 1991 से 92। 108 नंबर प्रश्न है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में। 109 नंबर प्रश्न है। 109 नंबर है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई है वह है 1991। 110 नंबर है कि चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 और 3 दोनों सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 111 नंबर है कि अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उपयोग सभी प्रदान करता है। पहला है कि यह उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों की आकर्षण बनाता है, यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। 112 नंबर है कि भारत में निर्माण योजना संबंध है तो अवस्थापन विकास से। 113 नंबर है कि भारत में बहुउद्देशीय कंपनी की प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी नीति को, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को। 114 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है, तो पंजाब। भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन भारत प्राप्त होता है, तो गुजरात से। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है, तो पंजाब में। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुक्त प्रतिबंधित कौन सा है, तो बांग्लादेश। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है, तो IOCL बड़ोदरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो DCS। नवरत्न स्टेट संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से। 122 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया, तो भेल और गेल को। नेक्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, तो भेल। 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों की संख्या मार्च 2016 के अंत में कितनी थी, तो 7 और 17। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था, राउरकेला। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई है, तो जर्मनी के सहयोग से। 19वीं शताब्दी के भारतीय हस्तलिखित उद्योग के पतन का कारण बताया गया था
बताया गया था। तो 127 का हो जाता है, रुक जाइए 1 मिनट, 127 का हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। 19वीं थी केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा और केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और केवल विदेश शासन की स्थापना। ठीक है। 128 नंबर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो ACC लिमिटेड नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 131 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी नहीं है? IT कंपनी नहीं है तो रेमंड्स नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। 132 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र का उद्यम का उदाहरण है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है तो इस्पात। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कंपनियां जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। सकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं तो पंजाब और हरियाणा। निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो PFC, बाकी सब है। तापी पाका तेल शोधक किस राज्य में है? ताती पाका किस राज्य में है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2-3 वो चैप्टर है। ठीक है।